नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तुर्की में आया हुआ यह विनाशकारी भूकंप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और एक और चीज आपको मैं बता दूं कि पिछले वर्ष यानी कि 2022 में टर्की या फिर तुर्की का जो नाम है वो परिवर्तित हो चुका है और इसका जो नाम रखा गया है टर्की है या फिर तुर्की है। तो ये भी एक न्यूज़ है जो कि आपको जाननी आवश्यक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में अभी ये पूछे गए हैं कि हाल ही में किस देश ने नाम परिवर्तित किया है। आइए आते हैं न्यूज़ पर। तो अगर मैं बातें करता हूं तो अभी तक के हिसाब से, अभी तक इन द सेंस यह जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 7 फेब शाम के 4 बजे किया जा रहा है। और तब तक अगर हम बातें करें तो डेथ पोल यानी कि मृतकों की जो संख्या है वो लगभग 5000 के पार हो चुकी है। और बिल्कुल निस्संदेह आने वाले टाइम में ये संख्या जरूर बढ़ेगी। ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यह जो आया हुआ भूकंप है कोई साधारण या छोटा मोटा भूकंप नहीं है। ये लगभग 7.6 7.8 तीव्रता से आया हुआ भूकंप है। अब ये तीव्रता क्या चीज है सर, किससे इसका मेजरमेंट किया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। उसके पहले मैं कुछ दृश्य आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो इमारत है, इतनी बहुमंजिला इमारत है, कैसे ताश के पत्तों की तरह से यह ढह गई है। यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं, जरूर विचलित करने वाले यह जो दृश्य हैं। आपको यह भी हम बताएंगे कि इन सतहों पर आने वाले जो भूकंप होते हैं या फिर जो वेव्स होते हैं उसको हम किन वेव के नाम से जानते हैं। आगे वीडियो में आप बने रहिएगा, सारी बातें 1 बाय 1 आपको यहां पर बता दी जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर यह भूकंप आया और कितनी तीव्रता से जो झटके महसूस किए गए हैं। तो यह जो झटके जो रहते हैं वो रिक्टर स्केल से मेजरमेंट किए जाते हैं। रिक्टर स्केल से इनको मापा जाता है, जो कि लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 है 3 है तो 10 गुना हो जाता है। वो लॉग का अपना एक रूल होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, जिसको लॉगरिथम कहते हैं, लघुगुणक कहते हैं। तो उसके हिसाब से यह चलता है, ठीक है। तो यहां पर जो झटके महसूस किए गए हैं 7.8 7.6 ऐसे अन्य तीव्रताओं के साथ। और अब तक यानी कि 7 फेब शाम को 4 बजे के हिसाब से अगर यहां पर हम बताएं तो अब तक 5 बड़े झटके यहां पर महसूस किए गए हैं सीरिया और तुर्की के आसपास वाले क्षेत्रों में। स्पेशली हम बातें करें कुछ दक्षिणी टर्की यानी कि दक्षिणी तुर्की वाले क्षेत्रों में। भारत सरकार ने भी अपनी सहायता जो टीम है यहां पर भेजी है। जैसे हमारे देश में जब कुछ इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, इनको हम प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत रखते हैं, तो हमारी एनडीआरएफ की जो टीम रहती है वो सहायता करने के लिए पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी दूसरे देश में भी इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तब हमारे भारत की जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो जरूर सहायता करने जाती है। और ना सिर्फ भारत, दुनिया के अन्य देशों की भी जो टीम है, अन्य देशों की भी जो उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो टीम है वो यहां पर पहुंची है उनको सहायता पहुंचाने के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल, जैसे कि यहां पर हमने बातें करी, ये लॉगरिथम फॉर्मूले के हिसाब से चलता है और जितना कम रहता है रिक्टर स्केल की तीव्रता उतनी कम झटकी और उतनी कम नुकसान आपको देखने को मिलती है। और रिक्टर स्केल में जैसे जैसे ये स्केलिंग बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे यह पॉइंट बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे भूकंप के झटके और अधिक महसूस होते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा की जाने वाली विनाशात्मक जो आपकी जो डिस्ट्रक्टिव जो वर्क होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर मैं बातें करूं कि इमारतें अगर 4 या 5 सेकंड में धस रही हैं या फिर धराशायी हो रही हैं, तो अगर वो 9 तीव्रता के साथ आएगी मतलब बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाली है, मतलब जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिलहाल यहां पर उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 7.8 लगभग 8 टच कर रही है और फिर भी 5000 डेथ पोल होना कोई मजाक नहीं है। काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ा फिगर है, जिसके तहत अगर मैं बातें करूं तो ये तुर्की जैसे राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं, सिर्फ ना ही तुर्की बल्कि पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। आइए आगे यहां पर हम लोग बातें करेंगे कि तुर्की का जो ग्लोबल पोजीशन है विश्व परिदृश्य में या फिर वर्ल्ड जो मैप है, विश्व मानचित्र है, उसमें कहां पर है तुर्की की। अगर यहां पर मैं बातें करूं तो आप लोगों को ऊपर ब्लैक सी यानी कि काला सागर नजर आ जाएगा। यहां पर आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर नजर आ जाएगा। पिछले वर्ष यानी 2022 के अगर कुछ एग्जाम्स की हम बातें करते हैं, कुछ पेपर की हम बातें करते हैं, इन क्षेत्रों से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो प्लीज इस बार भी यहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। जरूर से आप लोग देखिएगा, जरूर से इन मैपिंग को जरूर करिएगा। तो फिलहाल अगर मैं बातें करूं तो इन क्षेत्रों में यहां पर भूकंप आया हुआ है और यहां पर कौन कौन से रेंज है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम योर मैप में क्लियरली यहां पर विजिबल है। और इससे भी जो बड़ा सवाल है वो है सर कि किन प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप या फिर किन प्लेटों के मूवमेंट के कारण यह जो भूकंप हमको देखने को मिला है। क्योंकि जब हम बातें करते हैं कि भूकंप आता कैसे है,
एक्चुअली इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो आप लोगों को दो चीजें हमेशा याद रखनी है। जब भी हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की हम बातें करते हैं तो जनरली प्लेटों का मोशन होता है। यहां पर आप लोगों को तीन प्लेटें आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 दिस इज अरेबियन प्लेट, नंबर 2 यहां पर जो आपको नजर आ रहा है अफ्रीकन प्लेट, और नंबर 3 जो आपको यहां पर जो नजर आ रहा है वो हो जाएगा तुम्हारा एनाटोलियन प्लेट। ठीक है, तो अब ऐसा मत समझना कि जो प्लेटें रहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका लैंड वाले पार्ट में रहेगा, मतलब महाद्वीपीय प्लेटें रहेंगी। जी नहीं, प्लेटें जो रहती है वो महासागरीय प्लेटें भी हो सकती है, यानी कि कॉन्टिनेंटल के साथ साथ आपके ओशन वाली प्लेटें भी हो सकती हैं। तो यहां पर जो अफ्रीकन प्लेट आपको नजर आ रही है ये आपका ओशन प्लेट है, यहां पर जो आपका अरेबियन प्लेट नजर आ रही है ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और उसके अलावा जो अगर मैं बातें करता हूं एनाटोलियन प्लेट की, तो ये जो प्लेट आपका अगेन ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंतर्गत आता है। तो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये आपका टर्की वाला है, और इन प्लेट और इन प्लेटों के दबाव के कारण यह वाला जो रेंज है, यहां पर जो रेंज आपको जो नजर आ रहा है, इन क्षेत्रों में आपको भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं, या फिर बोल सकते हैं यहां पर आपको अर्थक्वेक की जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिला है। जब प्लेट मोशंस होते हैं, दो प्रकार के मोशंस होते हैं जनरली, एक को हम बोलते हैं अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी की अगर यहां पर मैं बातें करूं, चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से मैं बता दूं, शॉर्ट में मैं यहां पर बताऊंगा क्योंकि डिटेल एनालिसिस में कुछ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर हम बातें करते तो दो प्रकार के मोशंस आपको देखने को मिलेंगे, ये एक प्लेट हो जाएगा और ये एक प्लेट हो जाएगा। जब दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, है ना, जब एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो टकराती हैं, तो इस प्रकार की अगर मोशंस की हम बातें करते हैं तो इसको हम लोग अभिसारी यानी कि हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, राइट। उसी प्रकार से एक और जो मोशन होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी, या फिर हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। तो इस केसेस में भी आपको भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिलते हैं। दोनों केसेस में आपको भूकंप के झटके आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा एक और मोशन होता है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। यहां पर होता यूं है कि कई बार कुछ प्लेटें टकराती तो नहीं है लेकिन एक दूसरे से रगड़ती हुई चली जाती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक्स में जब हम थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर आपको बताते हैं कि तीन अलग अलग प्रकार के मोशंस होते हैं और उसके कारण आपको भूकंप के झटके जो है महसूस किए जाते हैं। जब भी किसी क्षेत्र में जब भूकंप आता है तो आप लोगों के लिए एक चीज जानना काफी आवश्यक है, वो चीज ये है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जनरली हम बातें करते हैं कि भूकंप के 3 वेव्स होते हैं, है ना। 3 वेव्स यानी कि 3 प्रकार की तरंगे होती है। तो एक जो तरंग होता है उसको हम लोग जानते हैं पी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंग, एक जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीयक तरंग, और एक जो रहता है उसको हम कहते हैं एल वेव्स यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, या फिर वी कैन से दैट लव वेव्स, ये लव तरंगे होती हैं। धरातली तरंगे या फिर सरफेस वेव कहते हैं। आपको आसानी से अगर याद रखने तो मैं बता दूं प्राथमिक तरंग यानी कि जो पी वेव रहता है ये बिल्कुल पहली तरंग होती है या पहला वेव होता है जिसका उद्गम होता है, और जहां से उद्गम होता है चीजें पूछी जाती हैं, यानी कि जो ओरिजिन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बातें करता हूं धरती का जो लेयर होता है, 3 लेयर की हम बातें करते हैं। पहला जो लेयर होता है दोस्त उसको हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरा जो लेयर रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल कहते हैं, और जो तीसरा जो सबसे नीचे रहता है इसको हम लोग कोर कहते हैं, राइट। तो कोर की कहानी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, जो मेन कहानी जो है मेंटल और क्रस्ट की है। मेंटल में जो आपके प्लेटें जो रहती है जो मूव होते रहती है ना, याद रखना मेंटल में ही, यानी कि जो आपका अंदर में मैग्मा भरा होता है उसी में प्लेटें मूव करती रहती हैं, और ये जो प्लेट रहती है ये आपकी क्रस्ट ही होती है, क्योंकि इसमें महासागर और महाद्वीप दोनों के दोनों चीजें आ जाती है इस क्रस्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर जब प्लेटों का मोशन होते रहता है तो जिस सेंटर से यानी कि जिस पॉइंट से भूकंप का ओरिजिन होता है, याद रखिएगा जिस पॉइंट से भूकंप का जहां से भी ओरिजिन हो, जिस पॉइंट से भूकंप का ओरिजिन होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से यदि भूकंप का ओरिजिन हो रहा है, चाहे यहां से चाहे यहां से कहीं से भी भूकंप का ओरिजिन होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है, बेटा याद रखना, हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हाइपोसेंटर। और धरती पर जिस पॉइंट पर भूकंप आपको महसूस किया जाता है, मतलब धरातल पर जब हम जहां पर रहते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर इस भूकंप के झटकों को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा, एक होता है हाइपोसेंटर और एक होता है आपका एपिसेंटर, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई हाइपो और एपी में अंतर क्या होता है। तो हाइपो वह पॉइंट होता है, इन तीनों में से कोई सा भी बिंदु हो सकता है जहां से भूकंप के झटके सबसे पहले बनते हैं या फिर जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, और जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर जो भूकंप जो है वो आकर हमको महसूस होता है, इंसानों को फील होता है, उस पॉइंट को हम लोग जानते हैं अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर के रूप में। तो ये दो चीजें आप लोग जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से 3 वेव्स की यहां पर मैं बातें कर रहा था, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है आपका लव वेव्स, राइट। तो प्राइमरी वेव रहती है, प्राइमरी जो तरंगे रहती हैं इनकी स्पीड काफी ज्यादा रहती है, काफी अधिक गति से चलती है, लेकिन ये 1 डायमेंशनल होती है। कैसे, आइए देखते हैं यहां पर, है ना। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। प्राइमरी वेव जो रहते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं और एक प्रकार से कंप्रेसिव होती हैं। कैसे होती हैं? ये जो रहती हैं कंप्रेसिव रहती है। कंप्रेसिव का मतलब होता है सर कि ये जो वेव रहती है ना वो बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक दूसरे को खाली कंप्रेस कर रही है, मतलब या तो
ऐसे आएंगी या तो ऐसे आएंगी। जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा या तो आप लोगों ने शॉक अप देखा होगा, शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर जो रहता है अप एंड डाउन मोशन देता है, या स्प्रिंग जो रहती है वो सिंपल इस प्रकार की मोशन देती है। तो प्राइमरी वेव रहती है, इनकी गति हालांकि ज्यादा रहती है, लेकिन अगर मैं मोशन की अगर मैं बातें करूं तो जो मोशन यहां पर जो देखने को मिलेगा आपको काफी कम इनकी गति जो है काफी अधिक रहती है, लेकिन इनकी अगर तीव्रता की अगर यहां पर हम बातें करते हो तो तीव्रता इनकी काफी कम रहती, ज्यादा नहीं रहती। वहीं अगर मैं दूसरे वेव की अगर मैं बातें करता हूं सेकेंडरी वेव, तो ये अप एंड डाउन मोशन भी देता है। मतलब सर ये लॉन्गिट्यूडनल आपका अप एंड डाउन मोशन आपको देगा, है ना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, प्राइमरी वेव जो रहती है, प्राथमिक तरंगे जो रहती है वो ठोस, द्रव और किसी भी माध्यम में ये ट्रेवल कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी वेव जो रहेंगी वो केवल और केवल कहां पर ट्रेवल करती हैं, ये केवल और केवल ठोस में ही ट्रेवल करती है, याद रखिएगा, है ना। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि सर प्राइमरी वेव जो रहता है क्या पानी में ट्रेवल कर सकता है, बोलना बिल्कुल कर सकता है। क्या चट्टानों में? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन सेकेंडरी वेव जो रहेगी वो केवल और केवल ठोस में ही ट्रेवल कर सकती है, वो किसी दूसरे माध्यम में, किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब हम चलते हैं, ये तो आप लोगों को देख लिया सेकेंडरी वेव। अब हम चलते हैं जो तीसरा और जो सबसे खतरनाक वेव है वो है हमारा दोस्त, याद रखना, इसको हम लोग जानते हैं धरातली तरंगों के रूप में। तो आप धरातली तरंगे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की रहती है, और खुद इमेजिन करिएगा यहां पर अगर कोई बिल्डिंग रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो धरातली तरंगे रहती हैं, स्पीड तो इनकी कम रहती है, लेकिन इंटेंसिटी या फिर तीव्रता की अगर मैं बातें करूं तो ये आपको बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं, तो सबसे विनाशकारी तो जो तरंगे होती हैं वो आपकी लव वेव्स यानी कि धरातली तरंगे होती हैं, जो कि धरातल पर पहुंच जाती हैं। और सबसे कम विनाशकारी जो होती है वो प्राइमरी होती है। हाँ, लेकिन प्राइमरी की गति सबसे अधिक रहेगी, उसके बाद जो सेकेंडरी वेव है उनकी गति रहेगी, और लव जो वेव है उनकी गति सबसे कम रहती है। लेकिन विनाश के मामले में लव वेव जो रहता है वो सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव, सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है, आई थिंक आप सभी को समझ आई होंगी। समझ आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहेगा हमारे साथ, यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। मिलेंगे किसी और ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।